देखो, जो चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर मेनली हम क्या पढ़ते हैं कि हम डेटा को कैसे ग्राफ की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कई बार डेटाज हमारे पास इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि उनको ऐसे नॉर्मल तरीके से पढ़ना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने देखा होगा जो न्यूज़ चैनल्स पे जो ग्राफ, जो डेटाज आपके पास आते हैं, वो भी देखा होगा आपने, ग्राफ की फॉर्म में बना हुआ आता है। क्यों? क्योंकि जो डेटा होते हैं उनको जब आप ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है? जैसे मान लो मैं आपको एक पेज पर एक पोएम लिख के देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इसको पढ़ो और याद करो, और वहीं मैं आपको सेकंड पेज पर उस पोएम की इमेजिनेशन, मतलब उस पोएम के अंदर क्या हो रहा है वो एक आपको डायग्राम की फॉर्म से रिप्रेजेंट करके बताऊँ। सो आप बताओ, दोनों बच्चों में से जैसे एक है वो पोएम पेज पे लिखा हुआ है थ्योरी की फॉर्म में, उसको पढ़ रहा है, और दूसरा जो बच्चा है उसी पोएम को वो विजुअली देख रहा है, तो ज़्यादा किसको समझ में आएगा पोएम अच्छी तरीके से? ऑब्वियस सी बात है उस सेकंड वाले बच्चे को। क्यों? क्योंकि उसने पोएम को ग्राफिकली विजुअली विजुलाइज करा है। समझ में आया? सो कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आप डायग्राम, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ हमारे लिए समझने के लिए आसान हो जाती है। समझ में आया? तो इस पूरे चैप्टर के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हमें क्या पढ़ना है कि डेटाज को हम कैसे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अब अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारे पास है बार ग्राफ, दूसरा पढ़ना है हमें हिस्टोग्राम, और तीसरा पढ़ना है हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस आप सिर्फ ये समझो कि डेटा को अगर हमें ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वैसे तो मेथड्स और भी होते हैं, बट फिलहाल आपके चैप्टर के अंदर जो हमें गिवन है वो 3 मेथड्स हमें गिवन है: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है? अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टैटिक्स आप चैप्टर क्यों पढ़ते हो, तो हमको सिर्फ यही बताना कि मैम, यस सर, मैम डेटाज जो हमारे पास होते हैं मैम, उनको ऐसे पढ़ना हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उनको याद रखना, उनको समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उन डेटा को जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के डेटाज होते हैं उनको मैम हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हो तो उसको समझना, याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और डेटा को अगर आपको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास 3 मेथड्स आपकी बुक के अंदर गिवन है। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। ठीक है? देखिए, मैंने लिखा है बार ग्राफ। पहले पहले समझ लेते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। लिखा है अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर की फॉर्म में ना, मतलब डेटा जो हमारा होता है उसको हम एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग बार ग्राफ। तो a bar graph is pictorial representation of data in which usually bars of uniform, bars, देखो इस तरह के bars हमारे पास बनते हैं, इस तरह के bars, ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम bars कहते हैं, bars। समझ में? तो बोला गया है बार ग्राफ के अंदर हम इस तरह के क्या बनाते हैं, बार्स बनाते हैं यूनिफॉर्म विथ, और इनकी चौड़ाई हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने बनाया उनकी चौड़ाई सेम नहीं है, लेकिन हम बार ग्राफ के अंदर जो भी आप ऐसे बार्स बनाओगे इनकी चौड़ाई आपको क्या रखनी है, सेम रखनी है। ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग। दूसरी बात क्या, इन सभी बार्स के बीच का जो गैप होना चाहिए, इन दोनों बार्स के बीच का जो गैप होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 बार बनाए, मैंने यहाँ पे 3 बार बनाए। पहली बात क्या है, इन सबकी विड्थ सेम होनी चाहिए, इन सबकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या, ये इक्वल स्पेस होने चाहिए। जो डिस्टेंस इन दोनों बार के बीच में है वही डिस्टेंस इन दोनों बार के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है? समझना? इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन एक्स एक्सिस डिपेंडिंग द वेरिएबल। ऑलवेज याद रखना कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है इस पर हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? वेरिएबल को। समझा? और जो हमारे पास वाई होता है उन पर हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आपके एमसीक्यू में ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि जब आप बार ग्राफ बनाते हो तो एक्स एक्सिस पे आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, तो एक्स एक्सिस पर हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में? एक बार और रिपीट करते हैं। एक्स एक्सिस पर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को, और वाई एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो बार ग्राफ ये होता है। बार ग्राफ में इस तरह के बार्स हमारे पास होते हैं जिनका विद क्या होता है, सेम होता है, जिनकी चौड़ाइयाँ क्या होती हैं, सेम होती हैं, और हर एक बार के बीच का जो स्पेस होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है?
एक्स एक्सिस पर हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पर हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम एक बार ग्राफ का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th, मतलब हमारे पास क्लास 9th का कोई सेक्शन होगा, उसके अंदर 40 बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, क्लास 9th का कोई सेक्शन होगा, उसके अंदर 40 बच्चे हैं और उनसे पूछा गया बच्चों से कि आप सबको बताना है कि आपके बर्थ का मंथ क्या है। समझना है, हर एक बच्चे से पूछा गया कि यार जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ है वो मंथ आपको बताना है। ठीक है, अब जब हमें वो डेटा मिला, बच्चों ने बताया कि हाँ सर हमारा जो बर्थ है वो इस मंथ में हुआ है, हमारा बर्थ इस मंथ में हुआ है, तो हमने सारे डेटास को कलेक्ट किया। उन सभी डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमने वो क्या बनाया, हमने एक बार ग्राफ बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? उन डेटास को कलेक्ट कर कर हमने क्या बना दिया, बार ग्राफ बना दिया। अब इस बार ग्राफ को बनाने के बाद अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस ये है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पर मैंने वेरिएबल लिखे हैं, मंथ। समझना है, वेरिएबल हमारा क्या है, मंथ ऑफ बर्थ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हमारे क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या है हमारा, मंथ ऑफ बर्थ। और जो हमारा वाई एक्सिस पे जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो हमने किया है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि एक्स एक्सिस पर हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं और हम वाई एक्सिस पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पर मंथ ऑफ बर्थ जो है ये हमारा एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, और वाई एक्सिस पर जो हमारा वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट का है। ठीक है, सो ये हमने एक बार ग्राफ बनाया। अब हमसे दो इस बार ग्राफ के बाद हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन मंथ ऑफ नवंबर। तो आप नवंबर पे जाओ और इस बार की आप हाइट देखो। सो कहाँ तक जा रहा है ये, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 4 तक जा रहा है। तो इसका मतलब नवंबर में बर्थ होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 4 है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न। तो आप देखो सबसे लंबी जो है हाइट किस बार की है, तो अगर आप देखोगे अगस्त मंथ का जो बार ग्राफ है उसकी हाइट सबसे लंबी है और आई थिंक ये 6 पे जा रहा है। तो इसका मतलब नवंबर में जिन बच्चे के सबसे ज़्यादा बच्चों का बर्थ हुआ और वो संख्या क्या है, 6। सुना है, तो तो अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा होगा कि बार ग्राफ की हेल्प से हम क्वेश्चंस का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। समझ में आया? तो जितने भी हमारे पास डेटास को इसमें बार्स की फॉर्म में या डेटास को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम करते हैं, सिर्फ एक ही मोटिव हमारा होता है ताकि हम क्वेश्चंस के जवाब आसानी दे सके। समझ में आया कि नहीं? अब इस बार ग्राफ को देखकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए कि सबसे कम बर्थ किस मंथ में हुआ है, सबसे ज़्यादा बर्थ किस मंथ में हुआ है, मैं सभी का जवाब दे सकता हूँ, जस्ट बिकॉज कि जो मेरे पास डेटा था वो डेटा को मैंने बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और बार ग्राफ की यही कैपेबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चंस के जवाब बड़ी आसानी से देने में काम आता है। समझ में आया कि नहीं यार? सो ये ठीक है।